नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। बिहार जल टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे और स्वस्थ भी होंगे। तो दोस्तों पुनः एक बार फिर से हम आप सभी के बीच बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के बेहतरीन तैयारी हेतु साइंस से टॉप एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न सीरीज का मॉक टेस्ट लेकर के आ गया हूँ। और दोस्तों ये जो 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का मॉक टेस्ट सीरीज है ये आपके साइंस में बायोलॉजी से है। दोस्तों ये सीरीज आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो बायोलॉजी में ये कोशिका वाले चैप्टर से है। किससे है दोस्तों? कोशिका वाले चैप्टर से। और समझ लीजिए आप सभी, कोशिका वाले चैप्टर से आप सभी की एंट्रेंस एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न तो पूरा फिक्स ही है, और वो 1 से 2 प्रश्न इसी सीरीज से आपको रहेंगे। इस सीरीज में टोटल जो है 140 प्रश्न है, जिसमें से कल आप सभी को हम 40 प्रश्न करा दिए हैं मॉक टेस्ट में कोशिका से। और आज जो है ये पार्ट 2 वाला सीरीज है। पार्ट 1 वाला सीरीज जो नहीं देखे थे निश्चित रूप से आप लोग देख ही लीजिएगा, क्योंकि इस 140 सीरीज में से आपका 1 या 2 प्रश्न तो निश्चित रूप से आपका तय ही है। अब देखिए, बहुत ऐसे स्टूडेंट कहेंगे कि 140 प्रश्न का सीरीज है लेकिन 1 ही 2 क्वेश्चन आएंगे, तो ये कहना मुश्किल है, क्योंकि एग्जाम जो होता है ना, एग्जाम 6 से 7 शिफ्ट में होता है। और ये 6 से 7 शिफ्ट में होता है, 6 से 7 दिन होता है लगातार, और ये 3 शिफ्ट में होता है ना। तो अगर हम आपको 10 या 15 क्वेश्चन दे तो किसी एक ही शिफ्ट में पूछा जाएगा। आप जो है हो सकता है किसी शिफ्ट में जो है न आए वो प्रश्न, इसीलिए 140 प्रश्नों का शिफ्ट बना है। अर्थात अगर बात करें इसमें तो 70 ये हो गया है ना, तो 70 यानी बांट दीजिए आप लोग सभी शिफ्ट के लिए, तो 6 शिफ्ट को, तो ये बहुत ही कम पड़ जाएगा है ना। तो अपने शिफ्ट के हिसाब से जो है ना 140 प्रश्न का सीरीज लेकर के आ गए हैं। तो इसीलिए आप लोग जो इस मॉक टेस्ट में शुरू से लेकर के अंत तक पूरे बने रहिएगा, और एक एक प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट करने के प्रयास कीजिएगा। और उम्मीद कीजिए आप लोग जो भी प्रश्न बताएंगे 100% इम्पोर्टेंट और परफेक्ट बताएंगे, और आपके सिलेबस पर आधारित बताएंगे। तो चलिए आज के इस मुख्य सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है, जीव द्रव्य में सर्वाधिक पाए जाने वाला पदार्थ है ना। तो ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे प्रोटीन है, बी में वसा है, सी में खनिज है, और डी में यहाँ पे जल है। तो जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएंगे। अगर आपको पता नहीं है तो सभी याद कर लीजिएगा। जीव द्रव्य में जो है सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो पदार्थ होता है वो क्या होता है, पता है ना? जल ही होता है। क्या होता है? सभी याद कर लीजिएगा। जीव द्रव्य में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ क्या होता है? जल होता है। सभी याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका डी है यही करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अब हम जो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और आप लोग देखिए जितने भी प्रश्न भेज रहे हैं एक एक बता रहे हैं, सभी का आप लोग जो है फटाफट आंसर कमेंट कीजिए, है ना। चलिए अगला देखिए, यहाँ पे प्रश्न है, ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, कोशिकाओं में सबसे प्रचुर मात्रा में अणु होते हैं जो कुल कोशिका का द्रव्यमान का है ना 70% या उससे अधिक होती है। वो कह रहा है कि इसमें क्या होती है? न्यूक्लियस अम्ल होती है, लिपिड होती है, प्रोटीन होती है, या फिर यहाँ पे पानी होती है ना। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। दोस्तों अगर आप सभी को इस प्रश्न का उत्तर पता नहीं है तो याद रखिएगा, कोशिका में 70% से अधिक जो पाया जाता है वो क्या पाया जाता है पता है आपको? जल ही पाया जाता है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएंगे। चलिए इसी तरह से अगला प्रश्न है और देख लेते हैं। आप लोग पूरी ध्यान से इस सीरीज को देखिए और कोई भी प्रश्न को आप लोग मिस मत कीजिएगा, है ना। देखिए 41 नंबर का प्रश्न है, लिपिड स्राव के लिए निम्न में से कौन सी उत्तरदायी होता है ना? कौन उत्तरदायी होता है? लाइसोसोम और सेंट्रोसोम। यहाँ पे देखिए चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, गोल्जी उपकरण और माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। जल्दी से बताएंगे आप लोग। 41 नंबर के प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएंगे चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। ये जो लिपिड स्राव के लिए उत्तरदायी होता है कोशिका में। आपको अगर आपको एग्जाम में आएगा कि लिपिड स्राव के लिए कोशिका में कौन उत्तरदायी, याद रखेंगे आप लोग जो है चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आप सभी के लिए, अंतःप्रद्रवी की सतह पर डैश की उपस्थिति के कारण वह खुरदरी होती है। अंतःप्रद्रवी की सतह पर डैश की उपस्थिति के कारण वह खुरदरी होती है। गोल्जी बॉडी, लवक, लायनका और राइबोसोम। जल्दी से बताएंगे 42 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएंगे। पता है 42 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएंगे साथियों आपका डी नंबर हो जाएंगे, राइबोसोम, है ना। गोल्जी, ये देखेंगे यहाँ पे देखेंगे आप लोग जो अंतःप्रद्रवी है
उसके सतह पर जो है ये जो राइबोसोम की उपस्थिति के कारण जो है वो खुरदरी होती है ना, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न आप सभी के लिए डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताएंगे आप लोग, प्रोटीन संश्लेषण निम्न कोशिकाओं में से किसकी भूमिका सबसे अधिक होती है ना। प्रोटीन संश्लेषण का यहाँ पे बात कर रहा है, प्रोटीन संश्लेषण में है ना। तो जल्दी से बताएंगे आप लोग इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे लाइसोसोम और यहाँ पे सेंट्रोसोम है। ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे खुरदरी और अंतःप्रद्रवी जालिका होता है, और यहाँ पे गोल्जी उपकरण एवं माइटोकॉन्ड्रिया। तो सी में यहाँ पे देखेंगे लाइसोसोम और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो याद रखेंगे कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का जो स्थल कहे जाते हैं, और सबसे पहले आप लोग जो याद कर लीजिए वो राइबोसोम होते हैं। क्या होते हैं? राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम है ना। राइबोसोम जो है कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का जो है घर भी कहा जाता है ना। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में है अंतःप्रद्रवी जालिका और राइबोसोम है ना, लेकिन सबसे मुख्य इसमें राइबोसोम ही है। चलिए ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हुआ। अगला प्रश्न की ओर बढ़ती है, अगला मॉक टेस्ट में आप अगला बढ़ते हैं। देखेंगे राइबोसोम किसके स्थल कहे जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे है, देख सकते हैं प्रोटीन निर्माण का, बी में प्रकाश संश्लेषण का, सी में वसा निर्माण का और डी में शोषण का। तो याद रखिएगा राइबोसोम जो है प्रोटीन निर्माण का स्थल कहे जाते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा ना। चलिए अगला प्रश्न है, कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है ना। कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है, इस तरह से भी आपको प्रश्न आ सकते हैं ना। अभी तो देखिए कि जो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का जो कार्य करता है ना, प्रोटीन संश्लेषण का जो कार्य करता है कौन करता है? राइबोसोम कहता है ना, राइबोसोम कहता है। यहाँ देखेंगे इस तरह से आपको पूछेगा कोशिका किस हिस्से में प्रोटीन बनाता है। देखेंगे रेक्टिकुलम है, गोल्जी एपरेंट्स है, यहाँ देखेंगे राइबोसोम से या फिर लाइसोसोम है। तो आप सभी बताएंगे ना इस प्रश्न का, तो आप लोग सोचेंगे नहीं इसका भी आंसर जो राइबोसोम है। बिल्कुल परफेक्ट आप सोच रहे हैं, इस प्रश्न का भी राइट आंसर आपको राइबोसोम ही होगा, है ना। राइबोसोम कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाता है, याद रखिएगा राइबोसोम। मतलब इस प्रकार से आपको प्रश्न आते हैं एग्जाम में। अब आपको बताना है कि किस कोशिकांग में झिल्ली नहीं होती है। राइबोसोम, लायन का, गोल्जी का या फिर सूत्रकणिका। किस कोशिकांग में झिल्ली नहीं होती है, जल्दी से बताएंगे आप लोग। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएंगे 46 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएंगे आपको राइबोसोम में झिल्ली नहीं होता है, नोट कर लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न यहाँ पे 47 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक पुटिकाओं के भंडारण, शोधन और जो पैकेजिंग के लिए उत्तरदायी है। पुटिकाओं के भंडारण, संशोधन और यहाँ पे ये जो है पैकेजिंग के लिए जिम्मेवार है। ऑप्शन नंबर ए में अंतःप्रद्रवी जालिका, बी में यहाँ पे गोल्जी का है, सी में यहाँ पे लवक और डी में यहाँ पे है सूत्रकणिका। तो याद के 47 नंबर प्रश्न का सही आंसर जाएंगे गोल्जी का है ना। गोल्जी का जो पुटिकाओं के भंडारण, शोधन और पैकेजिंग के लिए उत्तरदायी होता है कोशिका में। ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा, इसका हो जाएगा सही, गोल्जी का है ना। अगला प्रश्न यहाँ पे 48 नंबर का कह रहा है, लाइसोसोम जिसको हम लोग लायन का बोलते हैं एवं पोरिक्सीसोम बनता है कहाँ बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, सेंट्रियोज में, प्लाज्मा झिल्ली में, गोल्जी काय में। जल्दी से बताएंगे 48 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएंगे। याद रखिएगा जो लाइसोसोम और लायन काय होते हैं वो कहाँ बनता है, तो वो गोल्जी काय में बनता है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएंगे, है ना। देखिए अब में से एक दो स्टूडेंट कमेंट कर रहा है कि कैसे ज्वाइन करें। देखिए अगर आप सभी अभी तक हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं, तो लिंक देखिए डिस्क्रिप्शन में है। इसी तरह से हर रोज़ सुबह जो क्लास पाने के लिए किसी भी समय अगर क्लास होती है तो उसका लिंक सबसे पहले हम जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ही देते हैं। कहाँ पर देते हैं? व्हाट्सएप में ही सेंड करते हैं ताकि आप लोग को फायदा मिल सके ना। तो लाइसोसोम एवं पोरिक्सिन बनता है कहाँ पे? गोल्जी काय में बनता है, याद रखिएगा आप लोग। अगला यहाँ पे प्रश्न देख लीजिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सबसे अधिक एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। इसका 100% कंपटीशन फिक्स है ना। कोशिकाओं में निम्न में से कौन सी पाचन थैली जो है डाइजेस्टिव बैग कहलाती है? कोशिका में निम्नलिखित में कौन पाचन थैली डाइजेस्टिव बैग कहलाती है? गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और लाइसोसोम। तो कोशिका में जो पाचन की थैली कहलाती है वो कौन कहलाती है पता है दोस्तों? याद रखिएगा आप लोग, इस प्रश्न का सही आंसर जाएंगे आपको लाइसोसोम। आप आगे में बताएंगे कोशिका लाइसोसोम को जो है आत्मघाती की थैली भी कहा जाता है। क्या? आत्मघाती की थैली
उसके बाद जो है इसको जो सुसाइड बेग भी कहा जाता है, क्या कहता है, सुसाइड बेग भी कहा जाता है, सुसाइड बेग के नाम से भी इनको जानते हैं ना। आत्मघाती थैली, सुसाइड बेग, कोशिका की पाचन थैली, है ना, कोशिका की पाचन थैली, इस तरह से भी इनको जाना जाता है ना। चलिए, आत्मघाती थैली, पाचन थैली, सुसाइड बेग, है ना, राइबोसोम ही है। अब देखेंगे किस कोशिका को एटम बम कहते हैं। ये देखेंगे सूक्ष्म नलिका को, न्यूक्लियस को, गोल्जिका को, लाइसोसोम को दिया। देखिएगा लाइसोसोम को ही क्या कहते हैं, कोशिका का एटम बम कहते हैं। याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर डी आपका 100% करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए फटाफट अगला प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका के आत्मघाती थैली या सुसाइड बेग कहा जाता है। तभी आपको जस्ट बताए थे कि ये आपको राइबोसोम को कहा जाता है ना। किसको कहा जाता है, राइबोसोम को, लाइसोसोम को कहा जाता है। किसको, लाइन का मतलब होता है कौन चीज, लाइसोसोम, है ना, लाइसोसोम। लाइसोसोम का दूसरा नाम क्या है, लाइन का है ना, लाइन का। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, लाइसोसोम का लक्षण किसकी अधिक संख्या में उपस्थिति के कारण दिखाई पड़ता है। प्रोटीन, वसा, स्रावित पदार्थ और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो याद रखिएगा लाइसोसोम का जो लक्षण है किसकी अधिक संख्या में उपस्थिति के कारण दिखाई देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे आपको हाइड्रोलाइटिक अम्ल, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के कारण लाइसोसोम की जो है लक्षण दिखाई देती है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे आप सभी के लिए, देख सकते हैं आप लोग, ये कौन सा कोशिका अंग किसी भी बाहरी पदार्थ तथा खराब कोशिकांग को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करता है ना। जो भी बाहरी पदार्थ जाता है कोशिका में, कचरा, और उसको पचा करके कोशिका को साफ रखने में मदद करता है। तो आप को बताए थे ना, लाइसोसोम इसका सही आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है यही करेक्ट हो जाएंगे, है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, जल्दी से आपको बताना है। सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में, है ना। उसके बाद है यहाँ पे सभी यूकैरियोटिक कोशिका में, यहाँ देखिए सभी बैक्टीरियो में, सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका के नाभिक में, है ना। तो याद रखिएगा जो डीएनए पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है। तो आप सभी इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा एग्जाम में कि ये जो है ये सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है ना, सभी यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने बनाया, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने बनाया। एंटोनी बेग, लियोमेनहॉफ, कार्ल बेंडा, चार्ल्स लेवेराइन और जीई सॉल्क, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने बनाया। तो 55 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएंगे आपको कार्ल बेंडा ने बनाया था। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको, किस कोशिकांग के स्वयं के डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। हर वर्ण लवक की, कोशिका धानी की, अवर्णी लवक की और सूत्रकनिका की, है ना। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएंगे आपको 56 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएंगे आपको जो है सूत्रकनिका, माइटोकॉन्ड्रिया ना। माइटोकॉन्ड्रिया की खुद की जो है डीएनए एवं राइबोसोम होते हैं, क्योंकि ये ऊर्जा गृह कहलाता है। कोशिका क्या कहलाता है, ऊर्जा गृह कहलाता है, ऊर्जा गृह कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस कहता है ना, पावर हाउस के नाम से जानता है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। सूत्रकनिका, जीवाणु कोशिका में सूत्रकनिक की संख्या कितनी है ना, 1, 2, अनेक, 0। चलिए जीवाणु कोशिका में सूत्रकनिक की संख्या 0 होती है, यानी जीवाणु कोशिका में सूत्रकनिका माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है। याद रखिएगा आप सभी, है ना। चलिए अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पे, जीवाणुविक कोशिका में नहीं होता है, क्या चीज नहीं होता है। कोशिका भित्ति, जीव, द्रवकला, राइबोसोम और सूत्रकनिका। तो 58 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएंगे आपको सूत्रकनिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए अगला प्रश्न है, कोशिका में देखेंगे चयापचय की क्रिया कहाँ होती है ना। उपापचय हो सकता है यहाँ पे, है ना। उपापचय क्रिया कहाँ होती है, रिक्तिका में, माइटोकॉन्ड्रिया में, न्यूक्लियस में या फिर सेंट्रियोल्स में। तो कोशिका में उपापचय की जो क्रिया होती है 59 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएंगे आपको माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
वह कोशिकांग जिसमें श्वसन, ऊर्जा उत्पादन जैसी जैविक रासायनिक प्रक्रिया होती है, कौन सा अंग है? तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएंगे आपको माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन और ऊर्जा उत्पादन जैसी जैव रासायनिक क्रिया होती है कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला प्रश्न अगर आ जाए आपके एंट्रेंस एग्जाम की, कौन सी कोशिका अंग कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है? गोल्जी बॉडी, सूत्रकणिका, केंद्रक और लाइन का, है ना। तो याद रखिएगा 61 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएंगे आपको जो है सूत्रकणिका। सूत्रकणिका जो है कोशिका के कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी कौन चीज? माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएंगे। चलिए 62 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 62 नंबर का प्रश्न निम्नलिखित में किसको कोशिका का शक्ति गिरी, पावर प्लांट, पावर हाउस भी कहा जाता है? तो जस्ट आप को बताए थे, इसका सही आंसर हो जाएंगे सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया। किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। चलिए ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, कोशिका की ऊर्जा के रूप में किसे जाना जाता है ना? कोशिका की ऊर्जा के रूप में किसे जाना जाता है? ग्लाइसिन ट्राइफास्फेट को, यहाँ देखेंगे एडेनोसिन ट्राइफास्फेट को, एडेनोसिन डाइफास्फेट को और एडेनोसिन फॉस्फेट को, है ना। 63 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएंगे आपको 63 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएंगे आपको जो है यहाँ पे एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट को। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न और बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग में पाइरुविक अम्ल टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल देता है? तो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएंगे 64 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएंगे, आप लोग नोट कर लीजिएगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएंगे आपको ऑप्शन नंबर सी सूत्रकणिका में। अगला प्रश्न यहाँ पे आप सभी के लिए देखेंगे, समीप केंद्रिकी कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक जैव जीवाणुविक कोशिका के पार्श्व बंधन या परिग्रहण के द्वारा विकास प्रक्रिया के दौरान प्राप्त होता है? देखेंगे समीप केंद्रिक कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक जो है जीवाणुविक कोशिकाओं के पार्श्व बंधन या परिग्रहण के द्वारा विकास प्रक्रिया के दौरान प्राप्त होता है? पैरोक्सिन, सोम, धानी, हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया। तो 65 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएंगे आपको माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ती है। अगला प्रश्न यहाँ पे, निम्न में से किस कोशिका द्रवी कोशिकांग को यूकेरियोटिक कोशिका किस कोशिका द्रवी कोशिकांग को यूकेरियोटिक कोशिकांग के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है ना। ऑप्शन नंबर में सूत्रकणिका है, बी में गोल्जी का है, सी में लाइसोसोम है, डी में ग्लाइक्सिसोम है। तो याद रखिएगा 66 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएंगे आपको है ना। 66 नंबर जो प्रश्न है इसका सही आंसर हो जाएंगे, एक मिनट आप चलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएंगे आपको जो है सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन नंबर आपका ए है ना। चलिए अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक वनस्पति तथा पशु कोशिका दोनों में उपस्थित होता है? कोशिका भित्ति, लयन का, हरित लवक और सूत्रकणिका। तो 67 नंबर प्रश्न का सही आंसर होता है जो जंतु कोशिका अंग यानी कोशिका अंगक पशु कोशिका, जंतु कोशिका दोनों में उपस्थित होता है ना, वनस्पति और पशु दोनों में उपस्थित होता है। तो इसका याद रखिएगा आप लोग सूत्रकणिका, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएंगे, है ना, सूत्रकणिका। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों है यहाँ पे, अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका केवल पादप कोशिकाओं में स्थित होता है ना। तो यहाँ पे देखेंगे लाइसोसोम, प्लास्टिड और कोशिका झिल्ली और माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे देखिए प्लास्टिड है ना, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है, केवल जो है केवल पादप कोशिका में ही उपस्थित होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे, प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में डैश में होता है, जो आपका पादप कोशिका होता है उसके कहाँ पे प्रकाश संश्लेषण होता है? राइबोसोम में, क्लोरोप्लास्ट में, न्यूक्लियस में या माइटोकॉन्ड्रिया में? याद रखिएगा इसका सही आंसर पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्लोरोप्लास्ट में होती है। ऑप्शन नंबर आपका 69 नंबर का जो सी है, बी है, यही करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, कौन सी कोशिकाएं पौधे के विभिन्न अंगों को जन्म देती है और पौधे को बढ़ने में मदद करती है? अस्थायी, त्वचीय, मेरिस्टेमेटिक और प्रौढ़। तो जो पौधे के विभिन्न अंगों को जन्म देती है और पौधे को बढ़ने में मदद करती है,
तो कौन सी कोशिका है, याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएंगे मेरिस्टेमेटिक, है ना। मेरिस्टेमेटिक कोशिका जो कोशिका के विभिन्न अंगों को जन्म देती है और उसको बढ़ने में मदद करती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा है, केंद्रक, प्लाज्मा, लाइसोसोम और क्रोमोसोम। तो कोशिका का जो नियंत्रण केंद्र माना जाता है ना, नियंत्रण केंद्र जो माना जाता है, नियंत्रक केंद्र वो जो माना जाता है, केंद्रक को माना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न और बढ़ती है। अगला प्रश्न है, एक कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव होता है ना। कोशिका द्रव, जीव द्रव, न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रिका द्रव, केंद्रक द्रव और न्यूक्लियोसोम, है ना। तो एक कोशिका केंद्र में कौन सा द्रव होता है, तो 72 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएंगे आपको न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक द्रव। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को और बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है। तो याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल रहेगा। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएंगे, कोशिका का अचल संपत्ति जो है न्यूक्लिक अम्ल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को और बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे निम्नलिखित में से जो है ना न्यूक्लिक अम्ल हेतु एकलक होता है। न्यूक्लिक अम्ल हेतु एकलक होता है। कौन सी न्यूक्लिक अम्ल हेतु एकलक होता है, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर जाएंगे न्यूक्लियोटाइड्स। ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला प्रश्न है, डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है। बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न। याद रखिएगा डीएनए का पूर्ण, ये देखिएगा डाई न्यूक्लिक एसिड होता है, डाईऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है, डाईराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, यहाँ पे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है ना। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर जाएंगे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला प्रश्न यहाँ पे आप सभी के लिए देखेंगे, डीएनए के द्विसूत्री कुंडली की संरचना का पता लगाया था, किसने लगाया था। तो इस प्रश्न का डायरेक्ट आंसर आपको याद रखिएगा वाटसन और क्रिक ने। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएंगे। चलिए डीएनए कोशिका के डैश में प्रमुख रूप से संग्रहित होता है, यानी डीएनए कोशिका के कहाँ संग्रहित होता है। देन याद रखिएगा डीएनए जो होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड में संग्रहित होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएंगे, यानी डीएनए में प्रस्तुत होता है ना डीएनए। अगला प्रश्न यहाँ पे डैश यानी निम्नलिखित कोशिका नाभिक के अलावा किस कोशिका अंग के डीएनए होता है ना, नाभिक के अलावा। तो खुद का जो डीएनए और केंद्रक होता है वो किसका होता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का होता है ना। 78 नंबर का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे ना। चलिए अगला प्रश्न को बढ़ते हैं, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है ना। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है, राइबोसोम, अंतःपरद्रव्य जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी को करा। न्यूक्लियस यानी डीएनए के बाद जो है कहाँ, यानी न्यूक्लियस के बाद बाहर डीएनए कहाँ मिलता है। तो याद रखिएगा इस जो 79 नंबर का प्रश्न इसका सही आंसर जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे डीएनए परीक्षण विकसित किया गया था। डीएनए परीक्षण जो विकसित किया गया था किसके द्वारा किया गया था, 80 नंबर का प्रश्न है। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे आपको जो है डीएनए परीक्षण विकसित किया गया था किसके द्वारा, तो डॉक्टर एलेक जेफरी द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएंगे। तो आई होप आप सभी को इस 40 प्रश्न की सीरीज से आप सभी की तैयारी में कुछ न कुछ इजाफा हुआ ही होगा। ठीक है, अगर आप लोग इसी तरह से हर रोज क्लास चाहते हैं, है ना, अपनी डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 की बेहतरीन तैयारी हेतु, तो आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप सभी को 7:15 से हर रोज लाइव क्लास चलती है, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है ना। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाके व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।